सुकताल ग्राम में रहने वाला लकड़हारा सुदेश लकड़ी तोड़ने वन में गया था। वन में आकर उसने देखा, परंतु उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद सुदेश घर वापस जाने लगता है। तभी उसके सामने से बबूल लकड़हारा आता है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ थी। क्यों सुदेश, आज भी खाली हाथ जा रहे हो हमेशा की तरह? मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही है। यहाँ कुछ लकड़ियाँ हैं, गीली हैं, तो कुछ पहले से कटी हुई हैं। तुम सब मुझसे पहले आकर लकड़ियाँ तोड़कर ले जाते हो। अरे ये वन किसी के हक का नहीं है। जो पहले आता है उसे ज्यादा लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तुम तो हमेशा देर से आते हो और खाली हाथ लौट कर जाते हो। बबूल सुदेश का मजाक उड़ाकर चला जाता है। सुदेश अपने घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी वनीता और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। सुदेश को देखकर, आ गए आप? अरे वाह, आपके यहाँ खाली है, मतलब सब लकड़ियाँ बिक गई। कितने पैसे मिले? अरे काहे के पैसे, लकड़ियाँ बिकने के लिए लकड़ियाँ मिलनी भी तो चाहिए ना। इसका मतलब आज भी लकड़ियाँ नहीं मिली? अरे हम तो आपकी राह देख रहे थे, ये सोचकर कि आप पैसे लेकर आएंगे तो खाने का कुछ सामान लाकर हम आज पेट भर कर खाना खा पाएंगे। क्या करूं, आज भी लकड़ी नहीं मिली। सब लोग मुझसे पहले ही जाकर लकड़ियां तोड़ लेते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूं। अब कल जाकर फिर देखता हूं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुदेश लकड़ी काटने जाता है। तब भी वो देखता है कि लकड़ियां पहले से कटी हुई हैं। अरे ये क्या, आज मैं इतनी जल्दी आया हूं, फिर भी लकड़ियां किसी ने काट ली हैं। सुदेश सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सोहन नाम का एक लकड़हारा लकड़ियों की बड़ी गद्दी बनाकर ले जा रहा था। अरे सोहन, तुमने इतनी सुबह इतनी सारी लकड़ियां काट ली? अरे भाई सुबह नहीं, मैं तो रात में ही वन में आकर लकड़ियां तोड़ता हूँ। सुबह तो बाकी लकड़हारे भी आते हैं ना, फिर हमें अपनी मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। जो भी बची हुई होती है उनमें से ही कुछ लकड़ियां तोड़कर ले जानी पड़ती हैं। तुम सही कह रहे हो भाई। मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में ये लकड़ियां काटना है ही नहीं। पता नहीं आगे गुजारा कैसे करूंगा। सोहन भाई, एक काम कर सकते हो सके तो कुछ लकड़ियां मुझे दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे सुदेश, मैं तुम्हें लकड़ियां दे देता, परंतु मेरी भी मजबूरी है। इन दिनों मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर लकड़ियां दे देता। सोहन की बात सुनकर सुदेश मायूस होकर जाने लगता है। सोहन धीमे से कहता है, बड़ा आया मुफ्त की लकड़ियां मांगने वाला। अरे मैं यहाँ रात भर जाग कर लकड़ियां काटता हूँ और इतनी मेहनत के बाद इसे आधी लकड़ियां दे दूं मैं। सोहन भी अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कई दिनों तक सुदेश को लकड़ियां नहीं मिलती। उसके घर में खाने का सभी खाना खत्म होने लगता है। सुनिए जी, घर में खाने का सामान खत्म हो रहा है। बस कल तक हम खाना खा सके उतना ही अनाज बचा है। अब अगर आपने जल्दी लकड़ी नहीं बेची तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं वनीता, मुझे तुम सबकी भूख मिटाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुदेश घर से बाहर चला जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चलकर आगे जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक मनुष्य जमीन पर बैठा हुआ है। उसके कपड़े देखकर सुदेश समझ जाता है कि वो किसी राज्य का राजा है। सुदेश उसके पास जाता है। क्या हुआ है आपको महाराज? मैं शिकार पर निकला था, तभी चलते समय मेरा पैर इस कांटे के फंदे में फंस गया है। फंदा ऐसा कसा है कि मैं अपना पैर निकाल नहीं पा रहा हूँ। खून भी आने लगा है। महाराज, किसी ने जानवर का शिकार करने के लिए ये फंदा कसा होगा, पर गलती से इसमें आपका पैर फंस गया। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैर इस फंदे से निकालकर उस पर पट्टी बांध देता हूँ। सुदेश राजा के पैर का कांटा निकालकर उस पर पट्टी बांध देता है। फिर, महाराज, अब आप कैसे जाएंगे? मेरा घोड़ा थोड़ी दूर एक पेड़ से बंधा है। मैं शिकार ढूंढने के लिए चलकर आ गया था। तुमने मेरी सहायता की, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। नहीं, यदि तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं मुझे कब तक ऐसे ही बैठना पड़ता और मेरे शरीर से खून जाने के कारण मुझे कमजोरी हो जाती। कौन हो तुम?
मैं यहीं पास के गांव में रहने वाला सुदेश हूँ। मैं एक अभागी लकड़हारा हूँ जो अपने परिवार की पेट की भूख नहीं मिटा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मेरे गांव में बहुत सारे लकड़हारे हैं। सभी मुझसे पहले जाकर लकड़ियां काट लेते हैं। मुझे अच्छी लकड़ियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं उसे काट कर ले आता हूं, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता। परिवार और गरीबी की चक्की में मैं पिस गया हूं। आज अगर मैंने धन प्राप्त नहीं किया तो कल घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मेरा एक वन है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तुम आज से वहाँ जाकर लकड़ी काटो, वहाँ दूसरा कोई लकड़ी काटने नहीं आता। आपका मुझ पर बहुत उपकार है महाराज। आपकी इस उदारता के कारण मेरे परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। महाराज अपने महल लौट जाते हैं। सुदेश महाराज के वन में लकड़ी काटने जाता है। वो एक पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारता है, परंतु पेड़ नहीं कटता। सुदेश दूसरे पेड़ के पास जाता है, लेकिन वो पेड़ भी नहीं कटता। अरे ये क्या, मैंने तो कल ही कुल्हाड़ी की धार निकाली थी, फिर भी ये पेड़ नहीं कट रहे। महाराज ने मुझे इस वन में आकर लकड़ी काटने की अनुमति तो दे दी, परंतु अगर ये लकड़ी कटी नहीं तो मैं क्या करूँगा? आखिर ये लकड़ी कट क्यों नहीं रही है? तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। ये लकड़ी ऐसे ही नहीं कटेगी पुत्र, इस वन को मेरा रक्षण है। बाबा, वन को रक्षण की क्या आवश्यकता है? पुत्र, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे और आवश्यकता से अधिक पेड़ों को काटता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें सदा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेड़ काटना चाहिए। मैंने कई लकड़हारों को देखा है जो पेड़ों को सीधे पशु के समान काटते हैं। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि पेड़ों पर कई पंछी अपने घर बनाकर रहते हैं। ऐसे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इस वन को अपना रक्षण दिया है। परंतु बाबा, मुझे पेड़ काटने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि मैंने लकड़ी नहीं बेची तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सुदेश अपनी पूरी व्यथा ऋषि को बता देता है। तुम्हारे परिवार के लिए मैं तुम्हें वन मुक्त करके देता हूँ, परंतु स्मरण रहे कि तुम सदा जरूरतमंदों की सहायता करोगे। अवश्य ऋषि। सुदेश बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले जाता है। उस दिन उसकी सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं और उसे अच्छे धन की प्राप्ति होती है। वो घर आते समय खाने का सामान और बाकी जरूरत की चीजें लेकर आता है। ये लो, मैं जरूरत की सारी चीजें लेकर आया हूँ। अरे वाह, लगता है आज आपको लकड़ियाँ मिल गई। अरे पूछो मत, आज मुझे केवल लकड़ियाँ नहीं, पेड़ों से भरा हुआ वन मिल गया है। क्या पूरा वन? हाँ। फिर सुदेश वनीता और बच्चों को महाराज से भेंट की सारी वारदात बता देता है। सुदेश को अब लकड़ी काटने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सबको बहुत खुशी होती है। उस दिन के बाद से सुदेश रोज लकड़ी काटकर बेचने लगता है। एक दिन वनिता, मैं विचार कर रहा हूँ कि लकड़ी की बजाय हम इसका कोयला बनाकर बेचें। कोयले का मूल्य लकड़ी से ज्यादा होता है। कोयला बेचने से हमें ज्यादा लाभ होगा। जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। अगले दिन से सुदेश वन से लकड़ी लेकर उससे जलाकर उसके कोयले बनाकर बेचने लगता है। कोयले बेचकर सुदेश को 4 गुना ज्यादा मूल्य मिलता है। वनिता, ये देखो, आज कितने धन की प्राप्ति हुई है मुझे। मेरी कोयला बेचने की योजना काम कर गई। अब मैं ज्यादा लकड़ियाँ काट कर घर के पीछे लाकर रखता हूँ, फिर उसका कोयला बनाने में आसानी होगी। सुदेश अब ज्यादा लकड़ियाँ काटकर उसके कोयले बनाकर रखने लगता है। उसके कोयले को अच्छा मूल्य मिलने लगता है और सुदेश को अच्छे धन की प्राप्ति होने लगती है। सुदेश छोटे घर को तोड़कर बड़ा घर बना लेता है। उसकी तरक्की देखकर सब लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। देखा तुमने वनीता, ये सब वही हैं जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे और आज मेरी तरक्की देखकर सबकी आंखें चमक गई हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में बारिश हो जाती है। जब लकड़हारे वन में लकड़ी तोड़ने जाते हैं तब सभी लकड़ियां गीली होती हैं। लगातार 8 दिन बारिश बरसती है और सभी लकड़हारे गिल्ली लकड़ियों को देखकर धरे के धरे रह जाते हैं। फिर अरे बबलू, सुदेश के पास तो बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, वो हमारी मदद कर सकता है।
क्यों ना हम उससे जाकर मिलें? हाँ, तुम कहे तो सही रहे हो, पर क्या वो हमारी मदद करेगा? वो तो अब उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। सभी लकड़हारे सुदेश को आकर मिलते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। जब मेरे पास लकड़ियों की कमी होती थी तब तो तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे, और अब मुझसे ही लकड़ियां मांगने आए हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं दूंगा मैं लकड़ियां, मुझे उसका कोयला बनाना है। सुदेश सबको उल्टा सीधा बोलकर भगा देता है। कुछ दिनों के बाद सुदेश उसके वन में जाता है। अब तो ज्यादा पेड़ नहीं बचे हैं, इन्हीं पेड़ों को तोड़ ले जाता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। सुदेश लकड़ियां तोड़कर घर ले आता है। कुछ लकड़ियां अंदर से गीली होती हैं, इसलिए वो ठीक से जलती नहीं और उसका कोयला नहीं बनता। ये लकड़ियां जल नहीं रही हैं, इन्हें ऐसे ही तोड़कर बेचता हूँ। फेंक देने से तो अच्छा है कि इसका कुछ तो दाम मिले। जी, हमारे गांव के लकड़हारी बहुत परेशान है। सोहन भैया की माँ बता रही थी कि इतनी तेज बारिश में सभी पेड़ अंदर तक भीग गए हैं। अब तक उसकी लकड़ी सूखी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं कह रही थी कि अगर हम उनकी कोई मदद कर दें तो। मैं क्या मदद कर सकता हूं उनकी? आप जिस वन से लकड़ी तोड़ कर लाते हैं, उस वन से अगर वो सब भी लकड़ियां लाएं, तो उन्हें कुछ तो धन प्राप्त होगा। अरे, अब उस वन में लकड़ियां नहीं हैं। 2-3 पेड़ बचे थे, उसकी लकड़ी तोड़कर मैं ले आया हूँ। अब उनके लिए वहाँ कुछ नहीं है। और हाँ, मत भूलो कि ये सब वही हैं जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया था। उन्होंने जो किया वो किया, पर अगर हमने भी वैसे ही किया तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? मुझे मत सिखाओ तुम, मुझे किसके साथ क्या करना है। हाँ, बड़ी आई अकल सिखाने वाली। सुदेश कोयला और जो लकड़ियां जली नहीं थी उन्हें भी बेचने ले जाता है। उसके पास एक बड़ा जौहरी आता है। अरे भाई, मुझे ये लकड़ियां चाहिए, कितना मूल्य है इसका? मान्यवर, अब मूल क्या लगाऊं इस लकड़ी का? ये तो आधी गीली है, आप जो चाहें दे दीजिए। आज तक तो मैं इसका कोयला बनाकर बेच रहा था, पर ये गीली थी, इसीलिए कोयला नहीं बना, तो सोचा कि ऐसे ही बेच दूं। आप इसका कोयला क्यों बनाते थे? अरे, मैंने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग किया है। कोयले का मूल्य लकड़ी से अधिक होता है, इसीलिए मैंने कोयला बनाकर बेचा था। क्षमा करें, परंतु मैंने आप जितना मूर्ख आज तक नहीं देखा है। मैं आपको मान्यवर कहकर सम्मानित कर रहा हूँ और आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? मूर्ख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, आपको तो पता ही नहीं है इस लकड़ी का मूल्य क्या है। अरे, जिन लकड़ियों को जलाकर आज तक आपने कोयला बनाया, वो सुगंधित चंदन की लकड़ी थी, जिसका मूल्य इस कोयले से कई गुना अधिक होता है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, मैं एक जोहरी हूँ। जिस प्रकार हीरे और सोने की परख रखता हूँ, उसी प्रकार इस चंदन की लकड़ी को उसकी सुगंध से पहचान सकता हूँ। आपने अपनी बुद्धि का अपार प्रदर्शन करके इतनी मूल्यवान लकड़ी को नष्ट कर दिया। यदि आप इसे कोयला ना बनाते तो आज लखपति बन जाते। शांताराम सुदेश का उपहास करते हुए चला जाता है। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी मत मारी गई थी, जो मैं उस लकड़ी को पहचान नहीं पाया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ ऋषि आते हैं। ऋषिवर, ये मेरे साथ क्या हो गया? जहाँ मुझे उस लकड़ी का कई गुना ज्यादा मूल्य प्राप्त होने वाला था, वहीं मैंने उसका मूल्य आधा कर दिया। ये सब तुम्हारी भूख के कारण हुआ है। तुम्हें अपना परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, परंतु बाद में तुम्हारी ये आवश्यकता लोभ में बदल गई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे तो तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, परंतु तुमने अपने घमंड में आकर उनकी सहायता नहीं की। इसी कारण से ये सब हुआ है। अब उस वन में एक भी पेड़ नहीं बचा जिसका तुम उचित लाभ उठा सको। ऋषिवर की बात सुनकर सुदेश सर पर हाथ मारे बैठ जाता है। उसे अपने मूर्खता पर अफसोस होने लगता है। विजू व्यापारी एक दिन व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। विजू व्यापारी बहुत ईमानदार और सीधा व्यापारी था, किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेता था। विद्या, चलो मैं चलता हूँ। मेरे खाने की थैली तैयार है ना?
हाँ, ये लीजिए, इसमें आपके पूरे सप्ताह का खाना रखा है। और एक बात याद रखिए, किसी से ज्यादा बात मत कीजिए और आपके स्वभाव के अनुसार किसी पर भी एकदम से विश्वास मत कीजिए। आपको पता है ना, आजकल की इस दुनिया दूसरों को फायदा लेने वाले लोगों की कमी नहीं है। हाँ हाँ, याद रखूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा किसी से। वीजू दूसरे नगर में जाने के लिए निकलता है। जंगल के रास्ते से बहुत देर चलने के बाद वीजू थक जाता है। बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वीजू बैठ जाता है। विद्या के दिए हुआ थोड़ा खाना खाकर पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर के बाद वीजू को एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ। वीजू की नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में फंसा हुआ एक काला हिरन दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस हिरन की सींग तो झाड़ियों में फंसी है, इसे छुड़ाना होगा। वीजू उस काले हिरन के पास आता है। मुझे बचाओ, मेरी सींग निकालो इस झाड़ियों से। यदि मैं यहाँ से नहीं निकल पाया तो किसी बाघ या शेर का शिकार बन जाऊंगा, और यदि किसी ने मेरा शिकार नहीं किया तो मैं भूख और प्यास के कारण मर जाऊंगा। मेरी सहायता करो। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। वीजू उस कांटों के झाड़ियों के बीच फंसे हुए उस हिरन को निकालने की बहुत कोशिश करता है। हिरन के सींग निकालने की कोशिश में वीजू के हाथों में भी कांटे फंस जाते हैं। फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिरकार हिरन के सींग उन झाड़ियों से निकाल जाते हैं। काला हिरन झाड़ियों से छूटने के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो कदाचित मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम्हारी सहायता करना तो मेरा कर्तव्य था। आज तुमने मेरी जो सहायता की है उसे मैं स्मरण रखूंगा, और जब भी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। वीजू आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक गरुड़ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये गरुड़ ऐसे क्यों पड़ा है? पास जाकर देखता हूँ। वीजू उस गरुड़ के पास जाता है। गरुड़ राज, क्या हुआ आपको? एक शिकारी के बाण से मेरा पंख आहत हो गया, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। गरुड़ राज, मैं यहाँ किसी वनस्पति का लेप लगाकर आपके पंख का उपचार करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वीजू वन में जड़ी बूटी ढूंढता है और उसका लेप बनाकर गरुड़ के पंख पर लगाता है। कुछ देर के बाद गरुड़ का पंख ठीक हो जाता है। तुमने मेरी जो सहायता की है उसके लिए तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आज यदि तुम मेरा उपचार नहीं करते तो कोई शिकारी आकर मुझे पकड़ ले जाता, नहीं तो यहीं मेरे प्राण चले जाते। आपको आभार प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगा। गरुड़ से विदा लेकर वीजू आगे चला जाता है। दूसरे नगर जाकर वो अच्छा व्यापार करता है। उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। बहुत सारा धन कमाकर अपने नगर लौटने लगता है। उसे लौटते समय मार्ग में एक साहूकार मिलता है। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो और कौन हो? मैं विजू व्यापारी हूँ, ढोलकपुर से अपने नगर लौट रहा हूँ। अच्छा, ढोलकपुर किसी विशेष कार्य से गए थे? हाँ, वहाँ पर व्यापार करने गया था। और आप? मैं एक साहूकार हूँ। ढोलकपुर के आगे जो गांव है वहाँ एक आदमी से अपने कर्जे के पैसे वापस लेने गया था। बहुत देर से अकेला ही चल रहा था, सोचा किसी का साथ मिल जाए तो आगे का प्रवास करने में सरलता होगी। अकेले ऐसे दूर का प्रवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी दूर का प्रवास अच्छा नहीं लगता, साथ में कोई हो तो प्रवास का आनंद आ जाता है। साहूकार और वीजू दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। किस वस्तु का व्यापार करते हो तुम? मैं ऊन के वस्त्र बनाकर उन्हें बेचने का व्यापार करता हूँ। अभी ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए दूसरे नगर जाकर व्यापार करने का विचार किया था मैंने। तो क्या हुआ, व्यापार हुआ कि नहीं? मैंने सुना है कि ढोलकपुर वासी बहुत कंजूस हैं।
सरलता से किसी को धन नहीं देते। व्यापारी जितना दाम बताते हैं उससे आधे दाम में वस्तु खरीदते हैं। अरे नहीं नहीं, ढोलकपुर वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्हें तो जितना दाम बताया उतना दाम देकर मेरे वस्त्र खरीद लिए। मुझे तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। इतना धन कमाकर जा रहा हूँ कि क्या बताऊँ। इस बार तो मुझे धन की कोई कमी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी दूर जाकर यदि अच्छा धन कमाने का अवसर प्राप्त हो तो ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आज मेरा भी काम हो जाता तो मुझे फिर से इतनी दूर आना नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने मेरे कर्जे को नहीं चुकाया। कुछ दिनों के बाद मुझे फिर वहाँ जाना पड़ेगा। आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? मेरा गांव तो अभी बहुत दूर। दोनों ऐसे ही आगे जाने लगते हैं। बातें करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात हो जाती है और अब अंधेरे में आगे चलना काफी मुश्किल हो रहा था। अब हम वन में पहुंच गए हैं। रात भी हो गई है। ये इतना घना वन है कि यहाँ दिन में भी चलना आसान नहीं है। इतने अंधेरे में हम आगे नहीं जा पाएंगे। मित्र विजू, मेरे विचार से हमें यहीं किसी सुरक्षित स्थान पर आज की रात विश्राम करना उचित रहेगा। आप सही कह रहे हैं। इतने अंधेरे में आगे जाना उचित नहीं होगा। यहाँ पर वन्य जीवों का भी संकट है। कहीं कोई वन्य जीव सामने आ गया तो कहीं हमें खा न जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे जाना सुरक्षित नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा भोजन है। हम दोनों यहीं बैठकर भोजन करते हैं और फिर यहीं निद्रा लेकर कल सुबह आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। भोजन खाकर दोनों सो जाते हैं। वीजू बहुत थक गया था। इस कारण से उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। वीजू खर्राटे लेने लगता है ये देखकर। मूर्ख, इतनी जल्दी सो गया। इसे तो पता ही नहीं था कि मैंने इसके साथ मित्रता क्यों की है और मैं वास्तव में कौन हूँ। अभी इसका सारा धन चुराकर मैं यहाँ से पलायन कर लूंगा। साहूकार असल में साहूकार नहीं, एक चोर होता है। उसने साहूकार का भेष धारण किया हुआ होता है। साहूकार का भेष धारण किया हुआ चोर कहता है, इसे तो जरा सा भी आभास नहीं है कि मैं इसका पीछा उस समय से कर रहा था जब से ये ढोलकपुर से धन कमा कर निकला था। इसीलिए तो मैंने इस मूर्ख से मित्रता की। हाँ चलो, अब इस धन को चुराकर अब मैं धनवान बनूंगा। चोर वीजू का धन चुराकर निकलने लगता है। तभी अचानक वीजू की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि साहूकार उसका धन चुराकर ले जा रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा धन चुराने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुमने क्या सोचा था कि मैं सत्य में एक साहूकार हूँ? मैं तो तुम्हारे धन के लिए ही तुम्हारे पीछे आ रहा था। नहीं, मेरा धन लेकर मत जाओ। मैंने बहुत मेहनत से यह धन कमाया है। और मैं बिना मेहनत के ये सारा धन लेकर जा रहा हूँ। नहीं, दे दो मेरा धन। मेरा धन दे दो। वीजू उस चोर से अपने धन की पोटली खींचने लगता है। चोर बहुत शातिर होता है। वो अपना एक जाल वीजू पर फेंकता है। वीजू उस जाल में फंस जाता है। वीजू जाल से छूटने का प्रयास करने लगता है। वो जितना ज्यादा प्रयास करता है उतना वो जाल में ज्यादा उलझने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो चोर मेरा धन लेकर जा रहा है और मैं यहाँ फंसा हूँ। मेरी सहायता कीजिए भगवान। मेरी मेहनत का फल वो चोर लेकर जा रहा है। अचानक वीजू को काले हिरण और गरुड़ राज का स्मरण होता है। उनका स्मरण होते ही वीजू, हे गरुड़ राज, हे हिरण, मेरी सहायता कीजिए। उस चोर से मेरे धन का रक्षण कीजिए। ये चोर मेरे श्रम का फल चुरा रहा है। मेरी सहायता कीजिए। वीजू जानवरों से बात कर रहा है। ये देखकर अपनी सहायता के लिए जानवरों को बुला रहे हो? अरे यहाँ कोई मनुष्य नहीं है जो तुम्हारी सहायता करे तो प्राणी आकर क्या करेगा? इतना कहकर चोर आगे चलने लगता है। तभी उसके सामने काला हिरण आ जाता है। काला हिरण अपने सींगों से चोर पर वार करने लगता है।
गरुड़ राज उड़कर आते हैं और अपनी चोंच से जाल तोड़ देते हैं। फिर गरुड़ चोर को नोचने लगता है। उन दोनों को देखकर चोर भयभीत हो जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो विजू, इन दोनों से कहो मुझे छोड़ दें। मैंने तुम पर विश्वास किया, परंतु तुमने मेरा विश्वासघात किया है। ये दोनों प्राणी और पंछी होकर इन्होंने मेरी सहायता की है। हिरण, गरुड़राज, आपने अपने वचन का मान रखते हुए मेरी सहायता की है। आज यदि आप दोनों नहीं आते तो ये चोर मेरा धन लेकर भाग जाता। हमने तुम्हें वचन दिया था और हम मनुष्यों की तरह विश्वासघाती नहीं होते। सत्य कहा गरुड़राज आपने। 2 दिनों से ये मनुष्य मेरे साथ है। इसने मेरे साथ मित्रता भी की, परंतु इसके कुविचार के विषय में मुझे आभास नहीं था। इसने केवल मेरा धन प्राप्त करने के लिए ही मुझसे मित्रता की। इस दगाबाज से मित्रता करके मैंने ही मूर्खता की है। नहीं विजू, तुमने तो अपने उदार व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है। हम दोनों के प्राणों का रक्षण किया। इसी से पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी सहायता करना ये हमारा कर्तव्य था। देखा तुमने चोर, तुमने अपना भेष बदलकर मुझसे मित्रता की, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हें उन प्राणी पंछियों से सीखना चाहिए कि मित्रता किस प्रकार निभानी चाहिए। मेरी पत्नी सदा मुझे कहती थी कि आप सब पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। कभी भी कोई आपके इस स्वभाव का फायदा उठा सकता है, परंतु मैंने कभी भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं समझता था कि ऐसा नहीं होता। यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। परंतु तुमने मुझे आज इस बात का प्रमाण दे दिया कि सीधे स्वभाव के मनुष्य का तुम जैसे दुष्ट लोग गलत फायदा उठाते हो। चोर, आज के बाद तुम्हारी इस दुष्टता के कारण कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य पर सरलता से विश्वास नहीं करेगा। हाँ, गरुड़राज सत्य कह रहे हैं। हम दोनों तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम। गरुड़ राज और हिरण चोर को श्राप दे ही रहे होते हैं कि तभी चोर कहता है, रुकिए रुकिए, मुझे श्राप मत दीजिए। मैं आप तीनों से क्षमा मांगता हूँ। मैंने सत्य में बहुत बड़ा अपराध किया है। चोर के क्षमा मांगते ही गरुड़ और हिरण अपने मूल रूप में आते हैं। वो दोनों देवता के रूप में आ जाते हैं। देवताओं को देखकर बीजू और चोर दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। आपने हिरण और गरुड़ का देह धारण किया था, इसीलिए मेरी सामान्य दृष्टि आपको पहचान नहीं पाई। तुम्हारा कोई दोष नहीं विजू। हम दोनों तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आए थे। हमने तुम्हारी उदारता के विषय में सुना था, तभी हमने निश्चिंत किया कि इस मनुष्य की परीक्षा लेकर इसकी सत्यता का प्रमाण लेना आवश्यक है। इसीलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली है और उस परीक्षा में तुम अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो गए हो। मुझे भी क्षमा कर देना प्रभु। मैंने आज तक कभी भी मेहनत करके धन अर्जित नहीं किया है। मैंने बहुत बुरा किया है। हाँ, तुमने बहुत बुरा किया है, परंतु तुम्हें तुम्हारे अपराधों का बोध है। यही बहुत है। अब हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे और अपनी मेहनत की कमाई खाओगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा, परंतु मुझे कोई काम नहीं आता। इस स्थिति में मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वस्त्र बनाना सिखाऊंगा। तुम वस्त्र बनाकर धन अर्जित कर सकते हो। चोर का वचन सुनते ही दोनों देवता लुप्त हो जाते हैं। चोर बीजू का चुराया धन लौटा देता है। बीजू अपने घर आ जाता है। चोर भी चोरी करना छोड़कर मेहनत करके अपना चरितार्थ करने लगता है।